अस्सलामुअलैकुम। आसिब एपिसोड 3। आओ कोई खेल खेलें। क्रिस ने उसे खुश करने और ध्यान बटाने की गर्ज से कहा। रेगन ने उसकी तरफ देखा। लड़की की आंखें खाली खाली थीं और नजर में दूरी, वो कहीं दूर जैसे अदम में देख रही हो। उसने नफी में सर हिलाया। मुझे नींद आ रही है। उसकी आवाज में खोखलापन था और वही दूरियां थी जो उसकी नजर में थीं। फिर वो पलटी और जीना चढ़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। लेबेरियम का सर है, क्रिस ने दिल में कहा और रेगन को जाते हुए देखती रही। आखिरकार वो एक ठंडी सांस लेकर पलटी, बावर्ची खाने में आई और अपने लिए कॉफी बनाकर शारविन के साथ मेज पर बैठ गई। क्या हाल है? शारविन ने पूछा। खुदाया। क्रिस ने डॉक्टर की लिखी हुई दवाओं का कागज मेज पर डाल दिया। ये दवाएं लिखी हैं, उसने कहा और शारविन को बताया जो डॉक्टर ने कहा। अगर मैं मसरूफ हूं या घर में ना हूं तो रेगन पर नजर रखना। डॉक्टर ने। एकदम से उसे याद आया, ये तो मैं भूल ही गई। वो उठी, रेगन के कमरे में पहुंची। वो अपने बिस्तर में गहरी नींद सो रही थी। क्रिस खिड़की के करीब पहुंची और जंजीर मजबूत कर दी। उसने नीचे देखा। खिड़की के नीचे अवाम की आमदोरफ्त का जीना था। पत्थरों की सीढ़ियां थीं और जीना तकरीबन अमूदी था जो बहुत नीचे तक एम स्ट्रीट में जाकर खत्म हो गया था। मेरे खुदा, ताले वाले को फौरन बुलवाकर इस खिड़की में मजबूत ताला डलवा देना चाहिए। वह वापस बावर्ची खाने में आई। शारविन को काम की फहरिस्त लिखवाई, विली को रात के खाने के मुतालिक हदायत दी और अपने एजेंट के फोन का जवाब दिया। स्क्रिप्ट कैसी है? एजेंट ने पूछा। शानदार, क्रिस ने जवाब दिया। हम करेंगे इसे। सेट पर कब जाना है? जुलाई में। चुनाचे तुम्हें इस पर अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारा मतलब है फौरन? बिल्कुल फौरन। ये एक्टिंग नहीं है क्रिस, डायरेक्शन है। तुम्हारे सेट डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर के साथ तारीखें तय करनी हैं, उन्हें हदायतें देनी हैं और कैमरामैन वगैरह से मामलात तय करने हैं। भाई मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम खुद फिल्मी दुनिया से वाकिफ हो। लानत है। क्या बात है? कोई मुश्किल है? हाँ मुश्किल ही है। क्या? रेगन खासी बीमार है। अफसोस है। क्या हुआ है उसे? ये खुद डॉक्टरों को अब तक मालूम नहीं हो सका। मैं डॉक्टरों के चंद खास मुआयनों के नतीजे का इंतजार कर रही हूँ। सुनो एड, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। उसे छोड़ने को कौन कह रहा है? तुम समझे नहीं एड, मेरा उसके पास रहना बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं सकती कि क्या है। मामला बेहद उलझा हुआ है, तो क्यों ना हम इस डायरेक्शन के मामले को फिलहाल मुलतवी कर दें। कंपनी वाले इसके लिए तैयार नहीं, वो जल्दी मचा रहे हैं। एड, वो 2 हफ्ते इंतजार नहीं कर सकते। देखो क्रिस, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसे डायरेक्ट करोगी और अब ये। ठीक है एड, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है। तो मैं क्या कहूं उनसे? मैं क्या करूं एड, तुम नहीं जानते। मैं जानता हूं, लेकिन तुम जानो ये मुश्किल है। क्रिस सोचने लगी, फिर उसने सर हिलाया। एड, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी बात है, ये तुम्हारा फैसला है। ठीक है, मुझे इतला देना कि क्या हुआ। जरूर, फोन करूंगा। खुदा हाफिज। क्रिस ने फोन रख दिया। वो उदास थी। उसने सिगरेट जलाई। शार, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने हावर्ड से बात की थी। अच्छा, कब? तुमने बताया उसे कि रिक की क्या हालत है? हाँ, मैंने उसे ये भी कहा कि उसे रिक की मिजाज पुरसी को आना चाहिए। आ रहा है? पता नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं आएगा, क्रिस ने जवाब दिया। कोशिश तो करेगा। हाँ जानती हूँ, क्रिस ने कहा और उस किताब की तरफ हाथ बढ़ाया जो शारविन की कोहनी के करीब पड़ी हुई थी। क्या पढ़ रही हो? क्या मतलब? ओ, ये तुम्हारे लिए है, मैं भूल गई थी। मैरी जो रख गई थी, वो आई थी? हाँ, आज सुबह। उसने इजहार अफसोस किया कि तुमसे मिल ना सकी और कहा कि आज ही वो बाहर जा रही है, वापस आने पर तुमसे मुलाकात करेगी। क्रिस ने सर हिलाया और किताब का नाम पढ़ा। शैतान, उसकी पूजाई रसूमात और उससे मुतल्लिक मंत्र। उसने किताब खोली तो अंदर मैरी जो के हाथ का लिखा हुआ रुका था। डियर क्रिस, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गई थी और वहीं से ये किताब मैं तुम्हारे लिए ले आई। इसमें सियाह इशाए रब्बानी के मुतल्लिक चंद अबवाब हैं। ताहम तुम ये किताब शुरू से आखिर तक पढ़ो, इसके चंद हिस्से तुम्हें बेहद दिलचस्प मालूम होंगे। जल्द ही मुलाकात होगी तुमसे। मैरी जो उम्दा औरत है, क्रिस ने कहा। बेहद, शारविन ने इत्तफाक किया। क्रिस किताब की वर्क गर्दानी करने लगी। सियाह इशाए रब्बानी की तफसीलात कैसी हैं? रोंगटे खड़े कर देने वाली, उसने पूछा। पता नहीं, शारविन ने जवाब दिया। पढ़ी नहीं मैंने। दिमाग खराब हो जाता है। शारविन ने जमाई ली। कम से कम मैं हजम नहीं कर सकती। वो तुम्हारे यसू मसीह वाले मामले का क्या हाल है? चलो, अब मेरे मजहब का मजाक ना उड़ाओ। क्रिस ने किताब शारविन की तरफ बढ़ा दी। ले जाओ, पढ़ो और फिर मुझे बताना कि क्या होता है। ये किताब पढ़कर मुझे भयानक ख्वाब आएंगे। इसी की तो तनख्वाह मैं तुम्हें देती हूँ। शारविन ने रात का खाना क्रिस के साथ खाया और चली गई। किताब वो मेज पर ही भूल गई। क्रिस ने उसे मेज पर पड़ी देखा, सोचा कि इसका मुतालिया करे।
लेकिन वो थकन महसूस कर रही थी। चुनाचे वो किताब मेज पर ही छोड़कर ऊपर आ गई। उसने रेगन के कमरे में देखा, वो बदस्तूर गहरी नींद सो रही थी। उसने एक बार फिर खिड़की देखी, वापस आई, रेगन के कमरे का दरवाजा खुला रखा। कुछ देर तक टेलीविजन पर फिल्म देखी, फिर सो गई। दूसरे दिन सुबह मेज पर से शैतान की पूजा वाली किताब गायब हो चुकी थी। इस तरफ किसी ने ध्यान ना दिया। माहिर अमराज एसाब के डॉक्टर ने एक बार फिर एक्सरे स्क्रीन पर लगाए और खोपड़ी पर उन अलामतों को तलाश करने लगा जिनसे वो कोई नतीजा अखज कर सकते। डॉक्टर किलन उसके पीछे हाथ बांधे खड़ा था। दोनों ने खोपड़ी पर अलामतें तलाश करने की कोशिश की। खोपड़ी पर कुछ ना मिला। ये जुमेरात का दिन था और अप्रैल की 28 तारीख। माहिर इमराज अल्लाह साहब के डॉक्टर ने अपनी ऐनक उतारकर जेब में रख ली। कुछ नहीं है सैम, कुछ भी नहीं, वो बोला। किलन ने सर हिलाया। कुछ समझ में नहीं आता। मजीद एक्सरे लेना चाहते हो? मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं। अब मैं एलपी आजमाऊंगा। मुनासिब ख्याल है। इस अरसे में मुनासिब होगा कि तुम भी उसे देख लो, आज ही सही। टेलीफोन की घंटी बजी। 1 मिनट। उसने फोन उठाया। हेलो, मिसेस मैकेनिल का फोन है। कहती हैं अर्जेंट है। कौन सी लाइन पर हैं? 12। उसने 12 नंबर का बटन दबाया। मैं डॉक्टर किलन बोल रहा हूँ। मिसेस मैकेनिल, कहिए क्या बात है? क्रिस की आवाज फटी हुई थी, जैसे उसे हिस्टीरिया हो गया हो। डॉक्टर, वो रेगन, आप आ सकते हैं इसी वक्त? क्या बात है? मैं नहीं जानती, मैं बयान नहीं कर सकती डॉक्टर, खुदा के लिए फौरन आओ। आता हूँ। उसने लाइन कट करके अपने सेक्रेटरी के फोन का बटन दबाया। सूजन, ट्रेसनर से कहो कि मेरे मरीजों को देख ले। डॉक्टर किलन ने फोन रख दिया और कोट उतारने लगा। फोन पर वही थी। चल रहे हो? उसका घर ज्यादा दूर नहीं, पुल के दूसरी तरफ है। 1 घंटे तक मैं फुर्सत से हूँ, तो फिर चलो। चंद मिनटों बाद ही वो क्रिस के दरवाजे पर थे। शार्विन ने दरवाजा खोला। रेगन के कमरे में से कराहें और खौफ और दहशत की चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरा नाम शार्विन स्पेंसर है, उसने कहा। वो ऊपर है, आइए। वो उन्हें रेगन के कमरे के सामने ले आई। दरवाजा खोला और कहा, क्रिस, डॉक्टर लोग आए हैं। क्रिस दरवाजे पर आई। मारे खौफ के उसका चेहरा बिगड़ गया। अंदर आइए और देखिए क्या कर रही है वो। मिसेस मैकेनिल, ये हैं डॉक्टर। डॉक्टर किलन की नजर रेगन पर पड़ी तो उसने तारुफ अधूरा छोड़ दिया। वो दीवानों की तरह चीख रही थी। वो हाथ पांव मार रही थी और उसका पूरा जिस्म बिस्तर पर से ऊपर उठ रहा था और फिर धड़ाम से गिर रहा था, बार बार, मुसलसल, जैसे उसे कोई उठा उठा कर पटक रहा हो। मम्मी, इसे रोको, वो चीख रही थी। इसे रोको, ये मुझे मारे डाल रहा है। इसे रुकवा दो। मेरी बच्ची, क्रिस ने कहा और अपनी मुट्ठी मुंह में दबा ली। वो डॉक्टर किलन की तरफ घूम गई। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। डॉक्टर, ये क्या है? क्या हो रहा है ये? डॉक्टर ने यूं सर हिलाया जैसे वो कोई ख्वाब झटक रहा हो। वो आंखें फाड़े रेगन की तरफ देख रहा था और उसका वो उठना और गिरना जारी था। हर दफा वो बिस्तर पर से 1 फुट या उससे ज्यादा ऊपर उठ जाती और फिर इस जोर से गिरती कि उसके मुंह से एक धक्के के साथ सांस निकल जाती, जैसे अनदेखे मजबूत हाथ उसे उठा और पटक रहे हों। क्रिस ने अपना कांपता हुआ हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। हाय हाय, वो कराही। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? रेगन का उठना और गिरना बंद हो गया। अब वो तड़प रही थी, इधर से उधर पिछाड़े खा रही थी। अचानक उसकी पुतलियां ऊपर चढ़ गईं। वो हल्कों में ऊपर की तरफ गायब हो गईं, यहां तक कि अब उसकी आंखों की सिर्फ सफेदी दिखाई दे रही थी। हाय, वो मुझे जला रहा है, जला रहा है। रेगन करबनाकी से कराही, मैं जल रही हूं। उसकी टांगें तेजी से एक दूसरे पर चढ़ने और उतरने लगीं। दोनों डॉक्टर आगे बढ़े। एक डॉक्टर पलंग की एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हो गया। झटके खाती और तड़पती हुई रेगन का सर पीछे की तरफ ढलकने लगा, जैसे कोई उसके सर को पकड़कर पीछे की तरफ झुका रहा हो। उसका सर पीछे की तरफ झुकता चला गया, यहां तक कि उसका सूजा हुआ सा हल्कूम एकदम से उभरकर जैसे बाहर आ गया। वो अजीब आवाज में कुछ बकने लगी, कोई ऐसी बोली जो किसी की समझ में ना आ रही थी। नाउन माई, नाउन माई। डॉक्टर ने नब्ज देखने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। लाओ बेटी, देखें क्या हो रहा है तुम्हें। लेकिन फौरन ही वो हैरत की एक चीख के साथ लड़खड़ाकर पीछे हटा और बेकाबू होकर कमरे के एक इंतहाई सिरे तक उल्टे कदमों चला गया। रेगन के उल्टे हाथ का एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। अब रेगन उठकर बैठ गई। दोज़खी गुस्से से उसकी सूरत भयानक हो गई। ये सूरनी मेरी है, उसने अजीब भयानक और पुरकुवत आवाज में कहा। ये मेरी है, हाथ न लगाना इसे, ये मेरी है। उसके मुंह से एक भयानक कहकहा उबल पड़ा, एक अजीब भौंकता हुआ कहकहा, और फिर वो यूं चित्त गिरी जैसे किसी ने उसे धकेल कर लिटा दिया हो और दीवानावार चीखें मारने लगी। चंद लम्हों बाद हिचकियां लेती और आंसू बहाती हुई क्रिस कमरे से निकलकर भागी जा रही थी और रेगन अपनी आलूदा उंगलियां चाट रही थी। डॉक्टर किलन पलंग के करीब पहुंचा। रेगन अपनी ही बाहों में अपने आप को लेकर भींच रही थी, अपने बाजू से हिला रही थी और मुंह से आवाजें निकाल रही थी। वो अजीब और बदली हुई आवाज में कह रही थी, मेरी प्यारी, मेरी मुंह बंद कली। उसकी आंखें बंद थीं और एक बार फिर वो तड़पने और पिछाड़े खाने लगी। वो कराहने लगी,
वह समझ में ना आने वाले किसी और जुबान के अल्फाज कहने लगी। फिर एकदम से वो उठकर बैठ गई। उसकी आंखें फट गईं। उनमें मजबूर खौफ और दहशत थी। वह बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगी, कुत्ते की तरह भौंकने लगी, घोड़े की तरह हिनहिनाने लगी। और फिर वो कमर से पीछे की तरफ झुक गई। वो कमान बन गई और उसका पूरा धड़ तेजी से मुड़ने और एक दायरे में घूमने सा लगा, इस तरह जिस तरह के कोई इंसान कोई जानवर नहीं घुमा सकता। रेगन की सांस रुकने लगी। वो सांस लेने को बेचैन हो गई। इसे रोको, वो रो रो कर बोली। मेहरबानी करके इसे रोको, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं सांस नहीं ले सकती। ये इंतहा थी। डॉक्टर किलन अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपना डॉक्टरी बैग उठा लाया। बैग उसने खिड़की की दहलीज पर रखा और इंजेक्शन तैयार करने लगा। दिमागी अमराज का डॉक्टर बिस्तर के करीब से ना हटा और उसने रेगन को बिस्तर पर यूं चित गिरते देखा जैसे किसी ने उसे धक्का मारा हो। उसकी पुतलियां एक बार फिर ऊपर चढ़ गईं। सिर्फ सफेदी दिखाई दे रही थी। वो गैर अर्जी सी आवाज में कुछ बुड़बुड़ाने लगी। वो आगे की तरफ झुक गया और रेगन जो कुछ बुड़बुड़ा रही थी उसे समझने की नाकाम कोशिश करने लगा। फिर उसने देखा कि किलन उसे इशारे से बुला रहा था। वो उसके करीब पहुंचा। मैं इसे लिबेरियम का इंजेक्शन दे रहा हूं, उसने कहा, लेकिन तुम्हें इसे पकड़ना पड़ेगा। दिमागी अमराज के डॉक्टर ने सर हिलाया। वो किसी सोच में था। उसने एक तरफ सर झुका लिया, जैसे बिस्तर की तरफ से आने वाली आवाजों को समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या कह रही है? किलन ने सरगोशी में पूछा। पता नहीं, बेमानी अल्फाज हैं, वो बोला। वो खुद भी अपनी बात से मुतमईन ना था, लेकिन वो ये अल्फाज यूं कह रही है जैसे इसके कुछ मायने हो, बातों का कुछ मतलब हो, इसमें कुछ तरतीब हो, उतार चढ़ाव हो। किलन ने पलंग की तरफ इशारा किया और दोनों डॉक्टर दो तरफ से बिस्तर की तरफ बढ़े। वो करीब पहुंचे तो रेगन का पूरा जिस्म तन गया। उसके एसाब जैसे कज़ाज़ के मर्ज में खिंच गए हों। डॉक्टर ने सवालिया नजरों से एक दूसरे की तरफ और फिर रेगन की तरफ देखा। वो एक नामुमकिन अमल कर रही थी। वो अपने जिस्म को कमर में से पीछे की तरफ झुका रही थी, यहाँ तक कि उसका माथा उसकी एड़ियों से लग गया। वो तकलीफ से चीखने लगी। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से और सवालिया नजरों से देखा। फिर किलन ने दिमागी अमराज के डॉक्टर को इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि वो रेगन को पकड़ता वो बेहोश होकर गिरी और उसने बिस्तर में पेशाब कर दिया। किलन ने झुककर उसकी नब्ज देखी, पपोटे उलटकर उसकी आंखें देखी और फिर कहा, थोड़ी देर तक बेहोश रहेगी। मेरे ख्याल में तशन्नुज था ये, आपका क्या ख्याल है? मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। ताहम एहतियाती तदबीर कर लेना नामुनासिब भी नहीं। और किलन ने रेगन को इंजेक्शन दे दिया। अब बताइए डॉक्टर, क्या राय है आपकी? शिज़ोफ्रीनिया के इम्कानात हैं, लेकिन सैम, ये दौरे यूं फौरी नहीं होते। और तुम कहते हो कि इस लड़की को पहले कोई दिमागी मर्ज नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शायद हिस्टीरिया? दिमागी मराज के डॉक्टर ने कहा, यही मेरा भी ख्याल है, लेकिन इसने अपने जिस्म को ऐसे नामुमकिन तौर पर तोड़ा मरोड़ा है कि मेरी अक्ल और मेरा इल्म कुछ काम नहीं कर रहा। और फिर इसकी गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत। एक बात और है जो मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? इसने खुद अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज कहे जो कोई और इसके लिए कह सकता है। मेरी जान, मेरी प्यारी, मेरी मुंह बंद कली, ये सूरनी मेरी है। मेरा ख्याल है कि ये अल्फाज खुद अपने लिए कह रही थी, या मेरा ये ख्याल गलत है? किलन ने अपने माथे पर हाथ रख दिया। हाँ, उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपने याद दिलाया है तो बेशक ऐसा ही है। उसने शाने उचकाए। बहरहाल इस वक्त ये बेहोश है, तो मैं इसी वक्त एलपी आजमाता हूँ, उसके बाद शायद हम कुछ मालूम कर सकें। किलन ने बैग में से गोली निकालकर अपनी जेब में रख ली। ठहर सकते हो? उसने पूछा। दिमागी अमराज के डॉक्टर ने अपनी घड़ी में वक्त देखा, शायद आधा घंटा। आइए तो फिर इसकी माँ से बात करें। वो रेगन के कमरे से निकलकर दीवान खाने में पहुंचे। क्रिस और शेरविन जीने के करीब सर झुकाए खड़ी थीं। डॉक्टरों को आते देखा तो क्रिस ने पहले से भीगे हुए रुमाल से अपनी नाक पहुंच ली। रो रो कर उसकी आंखें सुरख हो रही थीं। सो रही है। किलन ने क्रिस को मुतला किया। ठीक है, क्रिस ने ठंडी सांस लेकर कहा, और मैंने उसे नींद का इंजेक्शन भी दे दिया, शायद वो कल सुबह तक सोती रहेगी। यह आपने अच्छा किया, क्रिस ने कहा। मुझे अफसोस है डॉक्टर, मैं ऐसी बच्चों की सी हरकतें कर रही हूँ, रो रही हूँ इस तरह। ये तो फितरी बात है, बहुत खौफनाक मामला है ये, कोई भी माँ नहीं देख सकती, किलन ने कहा। हाँ, ये हैं डॉक्टर डेविड। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर डेविड दिमागी अमराज के माहिर हैं। क्या ख्याल है आपका? क्रिस ने दोनों डॉक्टरों से पूछा। हमारे ख्याल में अब भी टेम्पोरली लोब, किलन ने जवाब दिया। और खुदा के लिए डॉक्टर, आप ये क्या एक ही बात कहे जा रही हैं? क्रिस एकदम से बरस पड़ी। उस पर जैसे आसेब आता है, जैसे जैसे उसमें शैतान हलौल कर जाता है। वो करती है जो उसने कभी नहीं किया, जो कोई नहीं कर सकता, और तुम लोग होगे। एकदम से उसने अपने आप को संभाला, खामोश हो गई और अपना सर थाम लिया। मैं मुआफी चाहती हूँ डॉक्टर, वो बोली। मैं परेशान हो गई थी। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? ये डॉक्टर डेविड था जिसने जवाब दिया। मिसेस मैकैनल।
पूरी दुनिया में यहाँ सेब वगैरह आने के यानी दोहरी शख्सियत के 100 से भी कम केस होंगे और उनमें भी ज्यादातर ढकोसला होगा या एसाबी या दिमागी अमराज का मर्ज। मैं जानता हूँ कि आप इतनी परेशान हैं कि फौरन ही किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा करना चाहती हैं, लेकिन कोई भी माहिर नफ्सियात सबसे पहले तहलील नफ्सी करेगा, क्योंकि बेहतरीन और महफूज तरीन तरीका यही है। खैर, तो आप क्या करना चाहते हैं? क्रिस ने आ भर कर पूछा। लंबर टेप, डॉक्टर डेविड ने जवाब दिया। वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन? डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। एक्सरे और ईईजी से जो मालूम ना हो सका वो शायद इससे मालूम हो जाए। ये काम यहाँ और इसी वक्त करना चाहता हूँ जबकि वो बेहोश है। बेशक मैं उसे मुकामी एनेस्थीसिया दूंगा ताकि वो बिस्तर से उठना भागे। वो बिस्तर से कैसे उठकर भाग सकती है? क्रिस ने पूछा। उसके चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस किस्म के मर्ज में क्या होता है, डॉक्टर किलर ने कहा। हाँ, तो आप इजाजत दें तो हम जो भी आपका जी चाहे कीजिए। क्रिस ने सर झुका लिया। बहरहाल उसे अच्छा कर दीजिए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, किलर ने कहा। मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी हाँ, मुतालिया गाह में है। अरे हाँ, किलन को एकदम से याद आ गया। रेगन ने बिस्तर गीला कर दिया है, बदल देना चाहिए। मैं बदल देती हूँ, शार्विन ने कहा और रेगन के कमरे की तरफ चली। कॉफी बना दूं आप लोगों के लिए? जब वो लोग जीना उतरकर नीचे पहुंचे तो क्रिस ने पूछा। मैंने मुलाजमों को आधे घंटे की छुट्टी दे दी है, आप कहें तो। डॉक्टर ने शुक्रिया कहकर इनकार कर दिया। मिसेस मैकेनल, आपने वो खिड़की बंद नहीं करवाई, डॉक्टर किलन ने उसे याद दिलाया। जी, वो लोग कल आ रही हैं, ऐसे कवाड़ लेकर जिन्हें मुकफ्फल किया जा सकता है। डॉक्टर किलन ने सर हिलाकर अपना इत्मीनान जाहिर किया। वो लोग मुतालिया गांव में पहुंचे। किलन ने अपने दवाखाने में फोन करके अपने असिस्टेंट से कहा कि वो जरूरी सामान और दवाएं क्रिस के घर पहुंचा दे और लंबर टेप की तैयारियां यहीं कर दो। उसने कहा, टेप मैं खुद करूंगा। फोन रखकर वो क्रिस की तरफ घूम गया और पूछा कि जब उसने आखिरी बार रेगन को देखा था उसके बाद क्या हुआ। मंगल के दिन, क्रिस ने याद करते हुए कहा। कुछ भी नहीं हुआ। वो सीधी बिस्तर पर लेट गई और दूसरे दिन सुबह तक सोती रही। फिर नहीं, ठहरिए, उसने माथे पर हाथ फेरा। नहीं, वो सोई नहीं। विल्ली ने मुझे बताया कि उसने बहुत सवेरे बावर्ची खाने में रेगन की आवाज सुनी थी। मुझे याद है कि इस ख्याल से मुझे मुसर्रत हासिल हुई थी कि रेगन को अब भूख लग रही है, लेकिन फिर वो वापस चली गई और बकिया दिन वो अपने कमरे में ही रही। सोती रही? किलन ने पूछा। नहीं, मैं समझ रही हूँ कि किताब पढ़ रही थी, क्रिस ने जवाब दिया। बहरहाल मैंने इत्मीनान का सांस दिया था और सोचा था कि लिबेरियम अपना काम कर रही है और इसी की उसे जरूरत है। वो कहीं दूर कहीं और मालूम हो रही थी, जिससे मैं जरा परेशान थी। ताहम उसकी हालत निस्बतन बेहतर थी। गुज़िश्ता रात फिर सुकून रहा और आज सुबह फिर गड़बड़ शुरू हो गई। क्रिस ने लंबा सांस लिया। मेरे खुदा, एक बार फिर वो शुरू हो गई और क्रिस ने डॉक्टरों को बताया कि वो बावर्ची खाने में बैठी हुई थी कि रेगन दीवानों की तरह चीखती और अंधाधुंध भागती हुई आई। एक वक्त में 2-2 सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और क्रिस की कुर्सी के पीछे खुद हिफाजती अंदाज में दुबक कर बेहद खौफजदा आवाज में बोली कि कप्तान हाउदी उसका पीछा कर रहा है, उसके कूलों पर चुटकियां भर रहा है, घूंसे मार रहा है, धकेल रहा है, फाश बातें कर रहा है और उसे मार डालने की धमकी दे रहा है। वो रहा। रेगन ने चीखकर बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ इशारा किया। फिर वो धड़ाम से बावर्ची खाने के फर्श पर गिरी। उसका जिस्म धक्के खाने और उछलने लगा और खुद रेगन चीख रही थी कि कप्तान हाउदी उसे लाते मार रहा है। और फिर क्रिस ने लरस कर बताया। रेगन बावर्ची खाने के ऐन बीच में दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और लट्टू की तरह तेजी से घूमने लगी। ये अमल चंद मिनटों तक जारी रहा और फिर वो जैसे निढाल होकर फर्श पर गिरी। और फिर क्रिस ने रोनी आवाज में कहा, मैंने उसकी आंखों में नफरत देखी, जिंदा चीज की सी दोज़खी नफरत। और फिर उसने मुझसे कहा। क्रिस की आवाज रुंध गई। उसने मुझे कहा, मेरे खुदा। वो हिचकियां लेकर रो पड़ी और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। किलन खामोशी से बार की तरफ देख रहा था। ठंडे पानी का गिलास भरा और इसी तरह खामोशी से क्रिस की तरफ वापस आया। लानत है, सिगरेट कहाँ है? क्रिस ने अपने हाथ की पुश्त से आंखें पोंछते हुए कहा। डॉक्टर ने उसे पानी और हरे रंग की छोटी सी गोली दी। सिगरेट की बजाय ये निगल लो। वो बोला, क्या है ये? एहसाब को सुकून बख्शने वाली गोली? हाँ, तो मैं 2 खाऊंगी, 1 काफी है। उसने गोली निगलकर खाली गिलास किलन को वापस दे दिया। शुक्रिया। उसने सर झुकाकर माथे पर शहादत की उंगली मारी। हाँ। फिर वही अजीब बातें शुरू हो गई, जैसे वो मेरी बेटी नहीं कोई और है। शायद कप्तान हाउदी? डॉक्टर डेविड ने पूछा। क्रिस ने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा, जो खुद क्रिस की तरफ गौर से देख रहा था। क्या मतलब है आपका? क्रिस ने पूछा। मैं खुद नहीं जानता। डॉक्टर डेविड ने शाने उचकाए और एक सवाल पूछ लिया। क्रिस आतिशदान की तरफ देखने लगी।
उसकी आंखों में सूखे कुएं का खालीपन था। मैं खुद नहीं समझती, लेकिन वो रेगन ना थी, कोई और था। चंद मिनटों की खामोशी का वक्फा रहा, फिर डॉक्टर डेविड उठा और उसने इजाजत चाही। उसने बताया कि उसने एक मरीज को वक्त दे रखा था। किलन उसे दरवाजे तक पहुंचाने गया। आप रीढ़ की हड्डी को चेक करेंगे? किलन ने पूछा। नहीं, मैं तो देहाती गंवार हूँ। किलन मुस्कुराया। मैं खुद परेशान हूँ। वो बोला, बेहद अजीब केस है। डॉक्टर डेविड अपनी ठोड़ी खुजलाने लगा। वो कुछ सोच रहा था, फिर उसने किलन की तरफ देखा। मुझे नतीजे से आगाह करना, वो बोला। घर पर होंगे आप? किलन ने पूछा। हाँ, फोन कर देना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर किलन रेगन की रीढ़ की हड्डी में से पानी खींचकर बोतलों में भर चुका था। खून का दबाव नॉर्मल था। रीढ़ की हड्डी के पानी की रंगत धुंधली न थी, पानी साफ था। बज़ाहिर मर्ज की, किसी भी मर्ज की कोई अलामत न थी। मैं समझता हूँ कि रात भर इसे सुकून रहेगा, डॉक्टर किलन ने कहा, लेकिन रात में किसी वक्त जाग कर वो तूफान उठाए तो इसे नींद का इंजेक्शन देने के लिए एक नर्स का यहाँ मौजूद होना जरूरी है। मैं दे दूंगी, क्रिस ने कहा। लेकिन नर्स क्यों नहीं? क्रिस को डॉक्टरों और नर्सों पर एतबार न था, लेकिन इसका इजहार वो करना ना चाहती थी। मैं दे दूं तो इसमें क्या बुराई है? बात यह है कि इंजेक्शन देना भी एक फन है। अगर रिग में हवा का बुलबुला पैदा हो जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। मैं जानती हूँ इंजेक्शन देना, शार्विन ने कहा। ओरिगोन में मेरी वालदा एक नर्सिंग होम चलाती थी। तुम दे सकती हो शार्विन? आज रात तुम यहीं ठहरोगी? क्रिस ने पूछा। आज की रात ही नहीं, बाद में भी, किलन ने कहा। हो सकता है कि इसे नस के जरिए खुराक पहुंचानी पड़े। बहरहाल इसका इन्हिसार इसकी हालत पर है। आप मुझे सिखा सकती हैं कि यह कैसे किया जाता है? क्रिस ने पूछा। किलन ने इस बात में सर हिलाया। अच्छी बात है। उसने जरूरी सुइयां, ट्यूबें और दूसरी दवाएं लिखकर कागज क्रिस की तरफ बढ़ा दिया। ये चीजें फौरन मंगवा लीजिए। क्रिस ने कागज शार्विन को दे दिया। शार, तुम इतना काम कर दो, ये चीजें मंगवा लो फोन करके। मैं डॉक्टर के साथ जा रही हूँ इनकी जांच का नतीजा मालूम करने। डॉक्टर, आपको तो कोई एतराज नहीं? किलन ने देखा कि वो बेहद मुतफिक्र और परेशान थी। उसे क्रिस पर रहम आ गया। मैं जानता हूँ आपके दिल की क्या हालत हो रही है। जब मैं अपनी कार के मुतल्लिक मैकेनिक से बात करता हूँ तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है। बेशक, आप चलिए मेरे साथ। क्रिस और डॉक्टर घर से निकले तो ठीक 6:18 हो रहे थे। डॉक्टर किलन ने रेगन की रीढ़ की हड्डी में से लिए हुए पानी के नमूना की मुख्तलिफ तरह से जांच ली, लेकिन कुछ भी नतीजा बरामद न हुआ। रेगन को कोई मर्ज न था, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर किलन उलझ गया। आप अपने घर में नशावर चीजें तो नहीं रखती हैं? अफीवन, चरस, LSD वगैरह? नहीं तो क्यों? क्रिस ने हैरत से पूछा। डॉक्टर किलन ने अपने जूतों पर नजरें काट दी, कुछ सोचता रहा और फिर सर उठाकर कहा, मिसेस मैकेनल, मैं समझता हूं कि अब माहिर नफ्सियात डॉक्टर से मशवरा लेना जरूरी हो गया है। क्रिस ठीक 7:21 पर घर पहुंची। शार्विन, उसने दरवाजे पर से आवाज दी। शार्विन वहां न थी। क्रिस ऊपर पहुंची। रेगन के कमरे में वो बदस्तूर गहरी नींद सो रही थी, बेहिस बेहरकत। क्रिस ने देखा कि खिड़की चौपट खुली हुई थी। कमरे में पेशाब की बू थी। शार्विन ने बू निकल जाने के लिए खिड़की खोल दी। क्रिस ने सोचा, लेकिन वो गई कहाँ? क्रिस नीचे आई, लेकिन उसी वक्त विली बाहर से घर में दाखिल हुई। हेलो विली, आज मजा आया कुछ? क्रिस ने पूछा। खरीदो फरोख्त की, फिल्म देखी। कार्ल कहाँ है? विली ने पता नहीं के अंदाज में हाथ हिलाकर जवाब दिया। ये उसने अच्छा किया। विली ने अपनी 2 उंगलियां उठाकर वी की अलामत बनाई। उस वक्त 7:35 हो रहे थे। 8:01 पर जब क्रिस मुतालिया गाह में फोन पर अपने एजेंट से बात कर रही थी तो शार्विन पैकेटों से लदी फंदी कमरे में दाखिल हुई और उसने थके हुए अंदाज में अपने आप को कुर्सी में डाल दिया। कहाँ गई थी? क्रिस ने फोन करने के बाद कहा। उसने बताया नहीं तुम्हें? किसने बताया नहीं? बरके ने। यहाँ नहीं है? कहाँ गया वो? बरके यहाँ आया था। तुम्हारा मतलब है जब तुम घर आई हो तो वो यहाँ नहीं था? शुरू से बताओ, क्रिस ने कहा। भाई वो चीजें जो लानी थी, शार्विन ने कहा। चुनाचे जब बरके यहाँ आ गया तो मैंने सोचा कि ये रेगन का ख्याल रखेगा, तब मैं जाकर डॉक्टर की लिखी हुई चीजें ले आऊं। उसने शाने उचकाए। मुझे तुम्हारे डायरेक्टर पर एतबार न करना चाहिए था। ठीक है, और क्या खरीद कर लाई? मैंने सोचा कि वक्त है काफी, चुनाचे रेगन के बिस्तर पर बिछाने के लिए रबड़ का टुकड़ा खरीद लाई। उसने रबड़ का टुकड़ा खोल कर दिखाया। खाना खाया? नहीं, सैंडविच बनाकर ले लेती हूँ। तुम खाओगी? ख्याल बुरा नहीं, आओ खाना खा लें। जांच का नतीजा क्या जाहिर हुआ? 0। सैंडविच खाने के बाद दोनों ने कॉफी पी। फिर शार्विन ने क्रिस को इंजेक्शन भरना और इंजेक्शन देना सिखाया। क्रिस अंगूरों पर इंजेक्शन देने की मश्क करती रही। 9:28 पर दरवाजे पर घंटी बजी। विली ने दरवाजा खोला। कार्ल था। वो अंदर आया, सर हिलाकर सबको सलाम किया और कहा कि वो कुंजियां लेना भूल गया था, स्वाब लेने आया है। यकीन नहीं आता, क्रिस ने शार्विन से कहा। आज पहली दफा कार्ल ने अपनी गलती का एतराफ किया है। उन्होंने शाम मुतालिया गाह में बैठकर टेलीविजन देखते हुए गुजार दी। 11:46 पर फोन की घंटी बजी।
क्रिस ने फोन उठाया। दूसरी तरफ नौजवान असिस्टेंट डायरेक्टर था। क्रिस, तुमने खबर सुन ली? असिस्टेंट डायरेक्टर की आवाज गुलूगीर थी। नहीं, क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है? बर्के मर गया। वह नशे में था, वो गिरा क्रिस के घर के पीछे, रेगन की खिड़की के नीचे, जो अमूदी जीना था पत्थर का और जो बहुत नीचे एम स्ट्रीट तक चला गया था। बर्के उसकी चोटी पर से नीचे गिरा। एक राहगीर ने उसे बेतहाशा गिरते और रात के अंधेरे में गायब होते देखा। बर्के की गर्दन टूट गई, जिस्म तोड़ मुड़ गया। यह खूनी सीन डायरेक्टर का आखिरी सीन था। फोन क्रिस के हाथ से छूट गया। वो खामोशी से रो रही थी, फिर वो झूमने लगी। शार्विन ने दौड़कर उसे संभाला, चोंगा उठाकर क्रैडल पर रखा और क्रिस को लाकर सोफे पर बिठा दिया। बर्के मर गया, क्रिस ने हिचकियों के दरमियान कहा। खुदाया, शार्विन ने कहा, क्या हुआ? लेकिन क्रिस बोल ना सकी, वो रोती रही। और फिर बाद में उन्होंने आपस में बातें की, कई घंटों तक बातें की। क्रिस ने शराब पी, वो बर्के को याद कर रही थी, उसकी बातें याद कर रही थी। खुदाया, वह ठंडी सांस भरकर बार बार कह रही थी, बर्के, बेचारा बर्के। उस रात उसने फिर मौत का ख्वाब देखा। सुबह के 5 बजकर चंद मिनट गुजर चुके थे। क्रिस बार के पीछे काउंटर पर कोहनियां टिकाए और सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में उदासियां थीं। वह शार्विन की वापसी का इंतजार कर रही थी। शार्विन बर्फ की ट्रे लाने बावर्ची खाने में गई। उसने शार्विन को आते सुना। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता, शार्विन ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। क्रिस ने सर उठाकर शार्विन की तरफ देखा और उसका खून मुंजमद हो गया। शार्विन के ऐन पीछे रेगन आ रही थी। उसका जिस्म कमर में से कमान होकर पीछे की तरफ झुका हुआ था और इस तरह के उसका सर पीछे से उसके पैरों को छू रहा था। इस हालत में बड़ी तेजी से बहुत बड़ी मकड़ी की तरह चली आ रही थी। उसकी जुबान मुसलसल लिपलिपा रही थी, मुसलसल बाहर निकल रही थी और मुंह में दाखिल हो रही थी, सांप की जुबान की तरह। और वह खुद सांप की तरह ही सिसकार रही थी, फुंकार रही थी। शार्विन, क्रिस चीखी। नजरें बदस्तूर रेगन पर जमी हुई थीं। शार्विन चलते चलते रुक गई, रेगन भी रुक गई। शार्विन ने घूमकर देखा और कुछ न देखा। और जब रेगन की लिपलिपाती हुई जुबान शार्विन के टखने चाटने लगी तो वह चौंक कर उठी। क्रिस का रंग सफेद हो गया। डॉक्टर को फोन करो, निकालो इसे बिस्तर में से, बुलाओ उसे फौरन, क्रिस ने कहा। शार्विन जिस तरफ भी जाती, रेगन उसके पीछे जाती।